कीर्ति के जाने के बाद कर्मा उसे देखकर मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ फेरता हुआ घर चला गया। कर्मा अपने खेतों की तरफ जाने लगा, तभी वहां कीर्ति आ गई और उससे माफी मांगने लगी। और कीर्ति बोली, माफ करिए, मैं कल नहीं आ सकी। इस पर कर्मा हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेती हो। कीर्ति कुछ समझी नहीं, उसने फिर से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं सच कह रही हूं। कर्मा थोड़ा सा झल्ला कर बोला, कहना क्या चाहती हो? कल रात हमारे बीच सब कुछ हो चुका था और तुम कह रही हो कि तुम आई नहीं थी। ये मजाक नहीं तो और क्या है? कीर्ति थोड़ी गहरी सांस लेकर बोली, अपने मरे हुए पिता की कसम खाती हूं, मैं कल नहीं थी आपके साथ। आप चाहे तो गांव में किसी से भी पूछ लीजिए। कल मेरे पिता की 13वीं थी, बल्कि मैं तो आपसे नाराजगी जताने आई थी कि आप आए क्यों नहीं। कर्मा को अब कीर्ति की बातों पर विश्वास हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ कौन थी। कर्मा ने थोड़ा हैरानी के साथ कीर्ति से कहा, देखो मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं कीर्ति, कल तुम्हारे जैसे ही एक लड़की मेरे साथ थी। पहले तो कीर्ति थोड़ा रुआसी हो गई, क्योंकि कर्मा किसी दूसरी लड़की के साथ था और उसने उसके साथ सब कुछ कर लिया था। लेकिन वो थोड़ा रुकी और सोचने लगी कि कोई लड़की किसी का रूप कैसे ले सकती है। यही सोच के वो कर्मा के थोड़ा पास गई और उसके दोनों हाथ को पकड़कर अपने हाथ पर रखते हुए बोली, कर्मा तुम इस बारे में गांव के हरी राम काका से बात करो, मुझे कुछ गलत सा लग रहा है। कर्मा ने कीर्ति को अपने ओर खींचते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूं, तुम मेरा विश्वास तो करोगी ना? कीर्ति ने आंख में आंसू भरते हुए कहा, हां मैं करूंगी। उसके बाद दोनों हरी राम के घर पहुंच गए और बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाई, काका ओ काका। उनकी आवाज सुन के हरी राम कांपते हुए धीरे धीरे आया और बोला, कौन है? कर्मा बोला, काका मैं हूं कर्मा। हरी राम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कर्मा उसके पास गया और पकड़ के पास ही रखी चारपाई पर बैठा दिया। फिर दोनों नीचे जमीन पर बैठ गए और बोले, काका हम बड़ी मुसीबत में है। इतना कह के कर्मा ने सारी बात काका को बताई। हरी राम खुद एक तांत्रिक था, उसको भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल आदि के बारे में बहुत ज्ञान था। बस वो बूढ़ा ही बहुत हो गया है, लेकिन उसकी आवाज वैसी ही कड़क और यादाश्त बहुत तेज है। हरी राम कुछ देर शांत रहा और बोला, इस गांव के लोगों ने बहुत से गलत काम किए हैं, जिसका प्रायश्चित इन्हें करना ही पड़ेगा। इस गांव में बहुत से राज है जो अभी तक दबे हुए हैं। तुम जिस नदी की बात कर रहे हो, वहां से लेकर पहाड़ी, जंगल और पहाड़ी वाले मंदिर तक एक डायन का निवास है। इतना सुन के कीर्ति और कर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। कर्मा कांपते हुए बोला, काका कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। इस पर हरी राम बोले, तुमने कल जिस लड़की के साथ रात बिताई थी वो एक डायन ही थी। काका ने जैसे ही ये बोला, पूरे गांव में काले बादल फिर से छा गए और तेजी के साथ हवा बहने लगी। कर्मा को कीर्ति ने जोर से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कर्मा काका से पूछने लगा, काका ये क्या हो गया? काका ने जवाब दिया, आज फिर से एक लाश गिरेगी। ये सुन के कर्मा के शरीर पर पसीना बहने लगा और वो कुछ सोचने लगा। काका ने कहा, ये गांव श्रापित है, यहाँ के पूर्वजों ने बड़े गलत काम किए हैं, अब हम सब इसकी भरपाई करेंगे। इतने में ही गांव का ही एक आदमी सोनू भागता हुआ इधर ही आ रहा था। सब डरते हुए उसी को देख रहे थे कि पता नहीं किसकी मरने की खबर लाया है ये। सोनू घबराते हुए बोला, काका जल्दी चलो, करण भाई साहब को एक डायन उठा के ले गई। ये सुन के कर्मा, कीर्ति और काका सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। हरी राम बोला, जल्दी जल्दी चलो, देखो पता नहीं अब क्या होगा। सभी लोग गांव के तरफ गए। वहां चबूतरे के पास कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे और आपस में उसी बारे में बातें कर रहे थे। कर्मा पहुंचते ही बोला, क्या हुआ, यहां कौन आया था? इस पर गांव के ही एक आदमी ने कहा कि ये वंशी कह रहा था कि करण भैया को कोई औरत लेके गायब हो गई है। कर्मा ने वंशी की तरफ हैरानी से देखा और बोला, क्या बात है वंशी, साफ साफ बताओ। वंशी बहुत डर गया था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे और सारा कपड़ा पसीने से भीग गया था। वंशी कांपते हुए बोला, भैया मैंने देखा कि किसी ने करण भैया को पहले आवाज दी, जैसे ही वो मुड़े उसने अपना रूप दिखाया। वो काली साड़ी में बाल खोले हुए लंबे नाखूनों वाली कोई औरत थी।
उसकी बातें सुन के गांव के सारे लोग सहम गए। कर्मा ने हरी राम काका की तरफ देखा तो उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ बताना चाह रहे हो। उसकी बातें सुन के गांव के सारे लोग सहम गए। कर्मा ने हरी राम काका की तरफ देखा तो उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ बताना चाह रहे हो। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहता वहां ठाकुर आ गया। उसके आते ही सारे गांव के लोग सिर झुकाए खड़े हो गए, लेकिन कर्मा ने ऐसा नहीं किया। वो ठाकुर को घूर कर देख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों ये सब सिर झुकाए खड़े हैं। उसने ठाकुर साहब से प्रणाम किया और उनको बैठाया। ठाकुर ने कहा, क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है? इन सब की तरह नजरें क्यों नहीं झुकाया तुमने? इस पर कर्मा ने शांति के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ये सुनके ठाकुर एक रहस्यमय हंसी के साथ बोला, ओह तो ये बात है। शेखर कौन है ये लड़का? ठाकुर ने शेखर की तरफ घूरते हुए कहा। शेखर ने जवाब दिया, ये कर्मा है। हमारे खेत में जो करण काम करता है ना, उसी का बेटा है। ये शहर से पढ़कर आया है, यहां नहीं था ये ठाकुर साहब। ठाकुर ने कहा, तभी इसकी जुबान इतनी चल रही है। चलो बच्चे, माफ किया मैंने। वंशी की तरफ देखकर बोला, अरे ओ बंशी, कहाँ मर गया है तू? तेरा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वंशी बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके ठाकुर को सारी बात बताई और कहा, साहब जब से आपने उस दिन का हादसा किया है, गांव में कोई चैन से नहीं रह पा रहा है। ठाकुर को ये सब मजाक लगा और वो हंसने लगा। कुछ देर तक हंसते हुए उसने कहा, तुम गांव वालों को और कुछ काम नहीं है क्या? डायन वायन कुछ नहीं होती, तुम सब पागल हो गए हो।